भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं सब में मोस्टली पूछे जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा भारतीय संविधान की अनुसूचियों से। हम भाग को पढ़ चुके हैं, भारतीय संविधान के स्रोतों को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और आज भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, अब देखिए जब भारतीय संविधान बना उसको हम मूल संविधान कहते हैं, और उस मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, तो अब 4 अनुसूचियां जो हैं भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, उन पर भी हम बात करेंगे कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, उनमें कौन कौन से विषय हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ा गया। तो अब हम इसको कैसे सीखेंगे, इनको याद करने के हम ट्रिक भी सीखेंगे साथ में ना, कैसे हम याद कर सकते हैं 12 अनुसूचियों को, क्योंकि अनुसूचियां हैं, भाग हैं, अनुच्छेद हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वहाँ से हमें याद करने के लिए पॉलिटी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ये सारे सब्जेक्ट भी हैं, उन सबको भी हमें याद करना। तो भाई हमें ट्रिक भी होनी चाहिए ना याद, कि हम कभी हमें याद नहीं रहता तो हम ट्रिक के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखना, मैं फिर कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। 3 वीडियो बना चुका हूँ, तीनों से एक क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर होने वाले हैं। अब 6 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है, तो पहली अनुसूची में अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची में क्या है? देखो, अगर आप कोई भी चीज़ खरीद के ला रहे हो, बुक ला रहे हो, कोई भी ला रहे हो, तो उसमें अपने बारे में आप लिखोगे। तो सेम वैसे ही पहली अनुसूची में भारत संघ व राज्य क्षेत्र, इसमें भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप लेके आ रहे हो तो उसमें पहले उसके बारे में बताओगे, उसके विषय के बारे में बताओगे। तो सेम ऐसे किया गया, पहली अनुसूची में जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में जो है इसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ तक पहली अनुसूची आप ऐसे याद कर लेंगे। दूसरी अनुसूची अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में लिखा गया है प्रमुख पदाधिकारियों, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, इन सबको वेतन कैसे मिलेगा, भत्ते, पेंशन आदि के बारे में कौन सी अनुसूची बात करती है? अनुसूची नंबर 2 बात करती है। अब हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं। जैसे अगर इनको वेतन जो है लाखों में मिलता है, लाखों में वेतन होता है, पेंशन भी लाखों में आती है, तब अब क्या करेंगे? जैसे अगर आपको ज़्यादा रुपये कमाना है तो 2 नंबर के पैसा से क्या आता है? ज़्यादा आता है 2 नंबर के पैसे से। तो हम 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाओगे तो ज़्यादा पैसा आता है, इनका वेतन भी ज़्यादा होता है, तो भत्ते भी मिलते हैं। तो इसलिए जो है हम 2 नंबर के हिसाब से याद कर सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में, पेंशन के बारे में क्या है, हमारी अनुसूची नंबर 2 बात करती है। इसके बाद तीसरी अनुसूची है, तो तीसरी अनुसूची में जितने भी मंत्री हो गए, अधिकारी हो गए, जब वो शपथ लेते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तब वो है वहाँ पर शपथ प्रतिज्ञा लेते हैं। अब इनको हम कैसे याद करेंगे कि शपथ और प्रतिज्ञाओं के बारे में कौन बताता है, कौन सी अनुसूची बताती है? ये अनुसूची नंबर 3 में कौन से विषय शामिल हैं? तो अनुसूची नंबर 3 में जो है शपथ व प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। अब कैसे याद करेंगे? शपथ में कितने शब्द हैं? 3 हैं, तो 3 से शपथ हो गया और तीसरी अनुसूची में दे रखा है, हम ऐसे भी याद कर सकते हो। तो एक तरीका मैंने दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी को भी मैंने याद करने का आपको तरीके बता दिया। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो चौथी में क्या है? राज्यसभा व प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के सीटों का आवंटन कैसे होगा? देखिए, राज्यसभा जो होती है, एक होता है लोकसभा, अगर हम आगे डिस्कस करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किससे मिलकर बनी होती है? लोकसभा और राज्यसभा, प्लस राष्ट्रपति। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो राज्यसभा में किस तरीके से प्रतिनिधित्व होगा और किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, ये कौन बताता है? अनुसूची नंबर 4। अब देखो, जो हमारा जीवन चक्र है, जो हमारा जीवन चक्र को बांटा गया था, 100 साल का हम जीवन चक्र मानते थे, तो 25-25 साल में हमने अपने जीवन चक्र को बांट रखा था। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ भाई। एक होती है बालावस्था, युवावस्था, गृहावस्था, और इसके बाद में हम क्या चलाएंगे? संन्यास। संन्यास वाले लोग धारण कर लेते हैं। मतलब जो संन्यास, चौथी वाली अवस्था मतलब कौन सी होती है भाई? मतलब जो एजेड, ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति होते हैं वो चौथे नंबर में आएंगे। पहले में बालावस्था, दूसरे में युवावस्था, तीसरे में क्या नाम है, हम शादी विवाह करते हैं। इसके बाद में हमारी चौथी में जो है वो ज़्यादा उम्र के लिए व्यक्ति हो जाते हैं। तो राज्यसभा में जो ज़्यादा उम्र दराज ही व्यक्ति होते हैं वही मोस्टली जाते हैं राज्यसभा में। तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भाई चौथी अनुसूची में चौथे वर्ग के जो लोग आते हैं वही उनके बारे में, और चौथे वर्ग के लोग कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में। इस तरीके से हम ट्रिक जो है यूज करके, इसको मैं तो इसी तरीके से याद करता हूँ, आप भी याद कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से चौथी नंबर अनुसूची याद कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची में लिखा गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात कौन करता है?
5वीं अनुसूची बात करती है। अब हम इसको कैसे याद करें कि भाई 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में बात है, या फिर अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जातियों के प्रशासन पर नियंत्रण की बात किस अनुसूची में की गई है। तो नियंत्रण और प्रशासन की बात जो है, देखो जब चुनाव होते हैं और जितनी भी पार्टियां जो चुनाव में इलेक्शन में जनप्रतिनिधि होते हैं, वो अधिकतर बातें या उनके विकास की बात आज के समय में किसकी ज़्यादा होती है, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के बारे में ही ज़्यादा बात होती है ना। जाति जो है राजनीति होती है तो इन्हीं लोगों को अपने आप मिलाने की ज़्यादा होती है। तो हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो इन्हीं के बारे में जो है 5वीं अनुसूची में दिया गया। तो चुनाव के माध्यम से कि 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं और चुनाव में इन्हीं अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के बारे में ज़्यादा बात होती है, तो हम 5वीं अनुसूची इस तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों, छठी अनुसूची जो बताती है वो बताती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 स्पेशली राज्य हैं, इनके क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करती है छठी अनुसूची। ठीक है, तो इस अनुसूची में हम देखो 5वीं हमको याद है, तो छठी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई छठी में भी जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। 7वीं अनुसूची अगर हम बात करें तो इसमें जो है ये हमारे लिए 7वीं अनुसूची क्या है, देखो संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। भाई विभाजन का मतलब अब भाई संघ और राज्य को क्या कर दिया है, अलग अलग। तो संघ और राज्य क्षेत्र अलग अलग हैं। अब हम इनको कैसे याद करेंगे, पहले आप सुन लो। 7वीं अनुसूची में जो है संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का बंटवारा देख, अब फर्क मतलब आप कहोगे भाई किस में हुआ है, तो आपने पढ़ा होगा 3 जो विषय हैं, एक है संघ सूची भी विषय आते हैं, इनके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। संघ सूची हो गया, और एक होती है राज्य सूची, संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची है, इनमें जो है विषय देख रखे हैं भाई पुलिस का किसका होगा, वैश्विक मामले कौन देखेगा। तो संघ सूची के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है, ठीक है, केंद्र सरकार है। राज्य सूची के लिए राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची के लिए केंद्र और राज्य ये दोनों जो है कानून बनाती हैं। अभी आगे हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब राज्य और केंद्र दोनों किसी, जैसे अब पुलिस वाला विषय है, ठीक है, ये राज्य का विषय है, ये सॉरी, तो यह फिर जैसे अब शिक्षा का विषय हो गया, शिक्षा के विषय में जो है समवर्ती सूची में आता है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है नियम बना सकती हैं, लेकिन जब दोनों बनाएंगे तो लागू जो है केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची यही कहती है संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो होगा वो 7वीं अनुसूची के अनुसार होगा। अब देखो, जब हम साथ रहते हैं, जब आप साथ नहीं रहोगे तो आपका विभाजन होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि भाई हम साथ नहीं रहेंगे तो हमारी शक्तियों का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। जब हम साथ रहेंगे तो हमारी शक्तियों का विभाजन नहीं होता। तो इसलिए हम 7वीं अनुसूची से जो है शक्तियों के विभाजन के माध्यम से समझ सकते हैं। अब 8वीं अनुसूची है, इसमें क्या है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज की बात की गई थी। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसमें अब जो है वर्तमान समय में कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब इसमें जो है बाकी भाषाएं जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी भैया, आप जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, इसको याद रखिएगा। जब 21वां संविधान संशोधन होता है उसमें सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है, तो 21 में क्या है, सिंधी है, 71 में नेपाली है, कोंकणी है और क्या है, मणिपुरी है। ये 3 भाषाएं बोली गई थी। अच्छा, अब 8वीं अनुसूची में हम कैसे याद करेंगे कि इसमें भाषाओं का ज्ञान है। देखिए, जो भाषाओं को जिसको ज़्यादा ज्ञान होता है वो ठाट बाट से रहता है, ठाट कहेंगे 8। ठीक है, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ भाई। संविधान जो भाषाएं हैं, ज़्यादा भाषाओं का जिसको नॉलेज होती है तो वो बहुत अच्छा समाज में माना जाता है कि भाई इसको बहुत सी लैंग्वेज आती है। उसके अलग ही ठाट होते हैं ना, ठाट बाट। तो ठाट से मतलब 8। तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो हमने 21 में समझ लिया था कि सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। अच्छा, 92 की अगर हम बात करें, अच्छा 71 और 21 को जोड़ेंगे तब भी 92 आता है। अगर ये दोनों याद है तो तीसरा संशोधन 92 में आप संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। इसमें जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। अब सर इसको कैसे याद करेंगे, देखो एक होता है BMS, ठीक है, BMS डॉक्टर होता है, BMS तो B से बोडो हो जाएगा, M से मैथिली हो जाएगा, S से संथली हो जाएगा और D4 क्या हो जाएगा, डॉक्टर। तो BMS डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, BMS डॉक्टर होते हैं,
बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस में जो है करते हैं ये लोग, तो उनको डॉक्टर कहते हैं, BMS डॉक्टर होते हैं, तो हम इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। नबी अनुसूची में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पहला जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, तब जो है नबी अनुसूची को जोड़ा गया था। अब इस नबी अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार हेतु प्रावधान दिए गए हैं। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, दोनों को बात करूंगा। जो पहला क्या है, भूमि सुधार हेतु जो है प्रावधान किए गए, ये मूल संविधान में नहीं थी, ठीक है, बाद में जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 में। क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि भाई जो आप देख रहे हो ना भूमि सुधार हेतु प्रावधान, ये पहले फंडामेंटल राइट था, जो हमें फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार दे रखे हैं, तो ये भूमि सुधार पहले जुड़ा हुआ था मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में तो मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान, उसका जो डॉक्टरी करता है मौलिक अधिकार, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो यू गो टू थ्रू डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो वहाँ पर लोग सीधे कहाँ जा रहे थे, हाई सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में भीड़ लग रही थी। तो संविधान फिर जो है सरकार ने 1951 में संविधान संशोधन किया और इस जो पहले हमारा फंडामेंटल राइट था उसको डाल दिया नबी अनुसूची में। और एक सरकार ने प्रावधान कर दिया कि भाई नबी अनुसूची में जो है अगर कोई विषय चला जाएगा तो उस पर जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकते, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, कि न्यायालय जो है उस पर चर्चा नहीं कर सकती कि भाई इस विषय पे न्यायालय कोई भी कदम नहीं उठा सकता है, ये प्रावधान था। तो इसलिए भूमि सुधार के लिए कहाँ डाल दिया गया, नबी अनुसूची में। और सरकार ने उस समय यह कर दिया कि भाई इसका जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता है। जब जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा तब, लेकिन भाई सारे सब्जेक्ट 200-250 सब्जेक्ट जो है सरकार ने इसी में डाल दिया कि जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा, जो विवादित इस विषय थे वो इसी में डाल रहे थे संविधान। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साहब कि भाई देखिए, अगर नबी अनुसूची में भी कोई विषय है और अगर वो संविधान का मूलभूत जो ढांचा है उस पर भी हम बात करेंगे, मूलभूत ढांचा क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचे का जो है वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर संविधान का मूलभूत ढांचे का वायलेशन होता है तब जो सुप्रीम कोर्ट है वो हस्तक्षेप करके जो है न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है, जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो नबी अनुसूची अब हम कैसे याद करेंगे, मैंने बता दिया इसमें क्या हुआ था। नबी अनुसूची में अगर कोई भी आपकी भूमि छीने तो आप क्या कहोगे, नो 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 नहीं कहते कि हमारी भूमि मत छीनो, नो 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 नहीं 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 नो नो, तो नो 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 मतलब नो। तो नबी अनुसूची में हमारे भूमि से संबंधित हमारी खेती बाड़ी जो भी है उनसे संबंधित जो है दिए गए हैं नबी अनुसूची में। अब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भैया, 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल। अब ये दल बदल कानून क्या होता है अभी हम बात करें, के आधार पर निर्हताएं प्रावधान जो है किया गया था, ठीक है। तो दल बदल क्या है, दल बदल का मतलब होता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अभी मान के चलो किसी पार्टी से है, उसने अपना दल बदल लिया, आगे चल के दूसरी पार्टी मतलब ज्वाइन कर ली, या उसने उसके खिलाफ में कुछ बोल दिया संसद में, ठीक है, अपनी पार्टी के अलग जाके, तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। या कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ा है और निर्दलीय चुनने के बाद में वो कुछ समय के बाद में कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी दल बदल कानून है। तो ये दल बदल कानून एक विस्तृत कानून है, इस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दल बदल दस हो जाएगा, 10 से 10 और 10 से 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची हम याद कर सकते हैं कि दल बदल के बारे में कौन बात करता है, 10वीं अनुसूची बात करती है। और ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि भाई परिस्थितियां थी, लोग दल बदल कर रहे थे, चुने इससे जा रहे हैं, मिल किसी और में रहे हैं, या क्या नाम है निर्दलीय चुने जा रहे हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तब सरकार को जो है दल बदल कानून लाना पड़ा। और ये 10वीं अनुसूची में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11 और 12 देखो लास्ट याद कर लो, 11-12 पंचायत और नगर निगम से संबंधित है। 11 और 12 किससे है, पंचायत और नगर निगम से। तो 11वीं अनुसूची, पहले 11वीं यानी कि पहले पंचायतें आती हैं, पंचायतों से बड़े क्या है, ये हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं। अगर आपने स्थानीय सरकार पढ़ी होगी, एक तो हमारी स्थानीय सरकार पंचायतें होती हैं और एक होती है हमारी नगर निगम, ठीक है, नगर निगम। तो 11 में क्या है हमारा नगर निगम, पंचायतें हैं, 12 में क्या है नगर निगम है। आप ऐसे याद कर सकते हो, बिल्कुल ये दो तो बहुत ही आसान है, 11-12 पंचायत और नगर निगम के बारे में है। 11वीं अनुसूची कहती है पंचायतों की शक्तियां तथा प्राधिकार को जोड़ा गया है। और जो 73वें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 73वां 1992
तब जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख करती है। इसको 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भी जोड़ा गया था। तो ये थे तरीके हम जो है भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको कैसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा चाहे घुमा फिरा के कैसे पूछ लें। तो पहली अनुसूची में क्या है, मूल संविधान में 8 थी, 12 है। पहली अनुसूची बात करती है संघ राज्य क्षेत्र, इसे के राज्यों के संघ राज्यों के क्षेत्र को उल्लेख किया गया है। भाई उसी के संविधान के बारे में बताया गया, राज्य के बारे में, देश के बारे में। पहले काम यही होता है। दूसरी में है वेतन भत्ते पैसों के बारे में है, 2 नंबर का पैसा मैंने बताया, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ है, प्रतिज्ञा है। चौथी अनुसूची राज्यसभा का प्रतिनिधित्व और राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा वो बताता है। एजेंट लोग जाते हैं, 4 वर्गों में डिवाइड करके हम पढ़ सकते हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जो है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में बात कर रहा है। पांचवा भी मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। हम ऐसे याद करते हैं 5 और 6। तो 5 और 6 को एक साथ याद कर लो, 5 और 6 को एक साथ याद कर लो। 7वीं अनुसूची जो है संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। अगर आप साथ साथ में रहते तो आपका विभाजन हो जाएगा। तो संघ और राज्य क्षेत्रों का जो शक्ति हैं उनका विभाजन की बात कौन करता है, 7वीं अनुसूची। हमने 8वीं अनुसूची हमने कहा मूल भाषाओं के बारे में बात करेगा। और पहले 14 थी, अब 22 हो गई हैं। 71 में सिंधी जोड़ी गई, 21 में सिंधी जोड़ी गई, 71 में नेपाल, कोंकणी, मणिपुर जोड़ी गई, 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। BMSD के द्वारा जो हम इसको याद कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। भूमि सुधार हेतु इसमें प्रावधान किए गए थे और ये भी कहा गया था कि भाई इसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कर सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में है, दल बदल। 10वीं अनुसूची के आधार पर निरहताएं प्रावधान जो है जो किया गया है। 92 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायतों की शक्तियों तथा प्राधिकार को जोड़ा गया। 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख जो है इसमें किया गया है और 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी संविधान की अनुसूचियां और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो